हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेथी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको आपके आने वाले जेई और एई एग्जाम्स के अंदर काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आपका मेरे साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है तो पिछले वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर जल्दी से प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था। इसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि इनफाइनाइट बस बार को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। कई लोगों ने इसका आंसर कमेंट किया था और जिन लोगों के सही जवाब हैं उनका नाम है अंजू बाला। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं तो लास्ट में दिए गए क्वेश्चंस का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। ओके ना, मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो हम स्क्यूइंग करते हैं इंडक्शन मोटर के अंदर वो किस कारण से करते हैं, यानी कि कौन से टॉर्क को रिड्यूस करने के लिए स्क्यूइंग की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको पता होनी चाहिए कि स्क्यूइंग होती क्या है। डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, स्क्यूइंग के अंदर हम जो दो कॉपर रिंग्स होती है उनके बीच में जो कंडक्टर होते हैं उन्हें पैरेलल में ना लगाकर थोड़ा सा टिल्टेड वे में लगाते हैं। अब इसे हम लगाते क्यों हैं? इसे हम लगाते हैं कॉगिंग के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। कॉगिंग क्या होता है? कॉगिंग के अंदर स्टेटर और रोटर दोनों एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं। इसे कहा जाता है मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग। और इससे बचने के लिए ही हम यहाँ पर स्क्रूइंग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये लॉकिंग के पीछे वैसे तो नॉर्मली रीज़न तो जब सप्लाई वोल्टेज की वजह से जो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है वो मैच कर जाती है स्लॉट की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तो वहाँ पर टॉर्क के अंदर मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि टॉर्क चेंज हो जाता है। और उस टॉर्क को ही कम करने के लिए हम यहाँ पर स्क्रूइंग का यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, स्लॉट हार्मोनिक्स। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डार्लिंगटन पेयर मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर डार्लिंगटन पेयर कॉन्फ़िगरेशन होता है दो ट्रांजिस्टर्स का और वो होते हैं कॉमन कलेक्टर। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, एक ट्रांजिस्टर का इमिटर को दूसरे के बेस के साथ कनेक्टेड किया गया है और दोनों के कलेक्टर्स को कॉमन टर्मिनल रखा गया है। अब इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं इम्पीडेंस मैचिंग के अंदर, क्योंकि इम्पीडेंस मैचिंग के अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है हाई इनपुट इम्पीडेंस की। तो इस सर्किट का यूज़ होता है इम्पीडेंस मैचिंग के अंदर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, इम्पीडेंस मैचिंग। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इसका जो करंट गेन होता है यानी कि बीटा, वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आगे याद रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू इस वेव फॉर्म की। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ पर वो है टी। टाइम पीरियड यानी कितने टाइम के बाद वो वेव दोबारा रिपीट कर रही है। तो टाइम पीरियड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको कैलकुलेट करना बताता हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट की जाती है। एवरेज वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वी एवरेज। अब एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम एक टाइम पीरियड के अंदर जो भी वेवफॉर्म बन रही है उसका एरिया निकाल लेंगे और उसे जितने टाइम पीरियड के लिए वो बनी है उससे डिवाइड कर देंगे। यानी कि इसके अंदर जो वेवफॉर्म है वो ट्राइंगल है टी टाइम तक, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाफ। बेस के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे टी और हाइट के लिए लिखेंगे वी एम, और उसको इसके टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो निकल कर आएगा वी एम बाय 2। वहीं आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रूट ऑफ 1 बाय टाइम पीरियड इसका कितना था टी, इंटीग्रेशन 0 से लेके उसके टाइम पीरियड यानी टी तक। और जो इसकी इक्वेशन बनेगी लाइन की वो बनेगी वी एम बाय टी इंटू स्मॉल टी। ये इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपको बनाना यहाँ पर आनी चाहिए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे वैल्यू को तो यहाँ पर निकल कर आएगा वी एम बाय √3, जिसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं यहाँ पर 0.577 वी एम, और यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 0.5 वी एम। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा 0.5 वी एम एंड 0.577 वी एम। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। और वैसे भी आपको ट्रायंगुलर वेव के केस में दोनों वैल्यूज़ याद रहनी चाहिए। एवरेज वैल्यू होती है वी एम बाय 2 और आरएमएस वैल्यू होती है वी एम बाय √3। तो भी सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है
कि अनबैलेंस्ड सप्लाई वोल्टेज के केस के अंदर, थ्री फेज़ के अंदर जब डेल्टा कनेक्टेड हो इंडक्शन मोटर, तो उसके अंदर कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है। जब भी हम थ्री फेज़ सप्लाई की बात करते हैं तो उस केस में हम फेज़ करंट और वोल्टेज को इन फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। पहला पॉजिटिव सीक्वेंस, दूसरा नेगेटिव सीक्वेंस एंड चौथा ज़ीरो सीक्वेंस। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर पॉजिटिव सीक्वेंस करंट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड दोनों में प्रेजेंट होता है, जबकि नेगेटिव सीक्वेंस करंट हमेशा अनबैलेंस्ड के केस के अंदर ही अपीयर होगा। और ज़ीरो सीक्वेंस करंट यहाँ पर फॉल्ट के अंदर ग्राउंड इन्वॉल्व होगा। ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट, क्योंकि नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट सिर्फ अनबैलेंस के केस के अंदर ही अपीयर होता है। यहाँ पर नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वजह से हाई टेम्परेचर राइज हो जाता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, और ये इंस्ट्रूमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। आई होप आपके लिए ये सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा अब तक, और आगे भी लास्ट तक इस सेशन को देखते जाइएगा, आगे भी बहुत कुछ सीखने के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक सर्किट गिवन है और हमसे इसके अंदर पूछा गया है कि वोल्टेज कितना अपीयर होगा 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस। पर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमें निकालना क्या है यहाँ पर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। वो कैसे निकलेगा, I इंटू एक्स। यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू होगी टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल इम्पिडेंस इंटू एक्स। पर हमें V की वैल्यू तो गिवन है, हमें निकालनी है Z और XC की वैल्यू। तो यहाँ पर XC की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, XC का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में जे ओमेगा सी। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन में जे, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 इंटू सी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 4 माइक्रोफैरेड, यानी 4 इंटू माइक्रो होता है 10⁻⁻3। यहाँ पर जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वो निकल कर आएगी, हो जाएगा -J 0.795 सी। यहाँ पर हमने XC की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें Z की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, और Z का फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा Z इज इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता था तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें XC की वैल्यू तो निकाल ली है हमने, R की वैल्यू हमें सर्किट के अंदर गिवन है, हमें निकालनी है XL की वैल्यू। XL की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वो होगी J ओमेगा एल। यहाँ पर J को एज इट इज़ लिखेंगे, ओमेगा को हम 2 पाई, फ्रीक्वेंसी इसकी जो होगी वो होगी 50, 2 पाई एफ इंटू एल। एल की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 0.15। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी J 47.15 ओम। यहाँ पर ये कैपेसिटेंस के केस में भी यहाँ पर ये दी गई दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे Z के फॉर्मूला के अंदर, और जैसे ही हम इसे पुट डाउन करेंगे फॉर्मूला के अंदर तो हमारे पास यहाँ पर Z की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और वो निकल कर आएगी स्क्वायर प्लस 47.12 माइनस 795। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरी वैल्यू को तो यहाँ पर Z की वैल्यू यहाँ पर हम, तो Z का आंसर हमारे पास यहाँ पर निकल कर आएगा 46.59 ओम। अब हमें VC के फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देना है, तो यहाँ पर ये वैल्यू बनेगी, V की वैल्यू हमें जैसे कि गिवन थी 220, और Z की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी है ये, तो यहाँ ये हो जाएगा 46.59 इंटू हमें मल्टीप्लाई करना होगा XC से। XC की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है, ये रही, तो इस वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट डाउन करना होगा 0.795, और इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 3.75। इसका सही आंसर होगा B 3.73। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा।
इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले जेईई एग्जाम्स में दिख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल है। ये तो मैंने आपको इतना ज़्यादा एलोबोरेट करके समझाया है कि आपको ये आगे तक याद रहे, इसलिए इसमें इतना थोड़ा टाइम लग गया। बाकी अगर आप करेंगे तो ये काफ़ी जल्दी से हो जाएगा। तो आगे भी इसको याद रखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है अनशेडेड पार्ट के अंदर, एक शेडेड पोल मोटर के अंदर, वो शेडेड पोल के कंपैरिजन में लैग करता है, लीक करता है, लैग करता है, लीड करता है, या फिर इक्वल फेज में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कि अनशेडेड पोल के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो लीड करता है शेडेड पोल फ्लक्स से। और इसी के साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि मेन मोटर फ्लक्स जो होता है, मेन मोटर फ्लक्स शेडेड रिंग के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उन दोनों के अंदर प्लेसमेंट होता है 90 डिग्री का, स्पेस डिस्प्लेसमेंट होता है 90 डिग्री का। ये चीज़ भी आपको इसके साथ याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आर्मेचर रिएक्शन जो प्रोड्यूस होता है अनसैचुरेटेड डीसी मशीन के अंदर, वो किस टाइप का होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। आर्मेचर रिएक्शन यहाँ पर होता है इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स, यानी मेन फील्ड फ्लक्स आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो इसकी वजह से नेट रिडक्शन जो होता है मेन फील्ड फ्लक्स के अंदर हो जाता है, और मेन फील्ड फ्लक्स के अंदर इसकी वजह से डिस्टॉर्शंस भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब आर्मेचर रिएक्शन होता है अनसैचुरेटेड डीसी मशीन के अंदर, तो वो कौन से टाइप का होता है। यहाँ पर उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, जब भी अनसैचुरेटेड डीसी मशीन के अंदर आर्मेचर रिएक्शन होता है तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनता है। जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो होगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने की वजह से इसकी एमएनए शिफ्ट हो जाती है। एमएनए यहाँ पर मेन फील्ड फ्लक्स के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको एमएनए कहा जाता है। और जब भी आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूस होता है तो ये एमएनए शिफ्ट कर जाती है अपनी पोजीशन से, और ब्रशेस को हमको एमएनए पर ही रखना होता है। तो इस वजह से ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से कि ब्रशेस को हम कहाँ पर रखें। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है, डीसी जनरेटर के केस में हमेशा एमएनए रोटेशन ऑफ जनरेटर की साइड में ही मूव करेगी, जबकि मोटर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर, ये हमेशा जिस रोटेशन में मोटर घूम रही है उसके अपोजिट में एमएनए शिफ्ट करेगी। तो ये दो चीज़ें भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है वैसे। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी तरह मैंने पिछले वीडियोस में भी क्वेश्चंस के थ्रू काफ़ी कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी पावर ट्रांसफ़र होगी पावर सिस्टम के अंदर, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास लोड एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो होता है P = VS mod VR mod, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है इसलिए। तो और नीचे X × sin डेल, X यहाँ पर रिएक्टेंस है। तो जब भी मैक्सिमम पावर की वैल्यू होगी तो उस केस में हमारा जो साइन डेल की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम आएगी, और साइन डेल की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, वो होगी 90 डिग्री एंगल पे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा C, 90 डिग्री। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि बेसिक लॉजिक गेट का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो जो नैंड एंड नॉर गेट जो होते हैं ये होते हैं यूनिवर्सल गेट। जो तीन बेसिक गेट्स होते हैं वो होते हैं एंड गेट, नॉट गेट एंड और गेट। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा नैंड गेट, क्योंकि ये एक बेसिक गेट नहीं है, ये एक यूनिवर्सल गेट है। नैंड और नॉर की मदद से हम कोई सा भी सर्किट यहाँ पर बना सकते हैं, यानी कि कोई सा भी ऑपरेशन यहाँ पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। एंड गेट भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, एक्स और भी बना सकते हैं, एक्स नॉर भी बना सकते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। और जेईई एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि एंड गेट बनाने के लिए कितने नैंड और नॉर गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आगे वाले सेक्शन के अंदर इंक्लूड करके आपको समझा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि यूजेटी के अंदर कितने पीएन जंक्शन होते हैं। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होगी, जो कि होती है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर।
तो जैसा कि इसके नाम में ही दिख रहा है यूनी जंक्शन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1। और इसके अलावा आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है। इसके अंदर एक सिंगल पीएन जंक्शन होता है, इसके अंदर 2 बेस होते हैं, बेस 2 होते हैं। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, कई बार पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको याद रखनी है। बाकी आप डायग्राम के अंदर देख ही सकते हैं इसका फिगर, और इसका सिंबल ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन सा डैम्पिंग टॉर्क यूज़ होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसके अलावा आपको और याद रखनी है यहाँ पर कि एडी करंट डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग यहाँ पर यूज़ होती है पीएमएमसी में और इंडक्शन टाइप में, इंडक्शन टाइप में। और एयर फ्रिक्शन जो यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है मूविंग आयरन में, मूविंग आयरन में और डायनेमोमीटर के अंदर, डायनेमोमीटर। और जो फ्लूइड फ्रिक्शन यूज़ की जाती है, फ्लूइड फ्रिक्शन यहाँ पर यूज़ की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर के अंदर। ये डेटा काफ़ी काम का रहेगा आपके। मैंने पिछले वीडियोस में भी एक क्वेश्चन के थ्रू काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर करे हैं और काफ़ी डेटा आपको लिखवाया भी है, याद भी कराया है वीडियो के थ्रू। तो अगर आपने नहीं देखे तो उन वीडियोस को भी आप देखिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे याद रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक सीरीज़ मोटर किस ऑपरेशन के लिए बेस्ट सूटेड होती है, यानी किसके अंदर उसका परफॉर्मेंस सबसे बेटर होती है। तो डीसी मोटर के अंदर जो प्रोवाइड करती है हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, और इसी के साथ इसका जो स्पीड कंट्रोल होता है, स्पीड कंट्रोल जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो इसलिए इसका जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट्स के अंदर। और इसके जो एग्जांपल्स है जिनके अंदर ये यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है ट्रैक्शन सिस्टम्स, यानी रेलवेज़ के अंदर, क्रेन्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, एयर कंप्रेसर्स में यूज़ किया जाता है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पर इन्हें यूज़ किया जाता है। तो सीरीज़ मोटर हमेशा हैवी लोड के लिए बेस्ट सूटेड होती है क्योंकि ये प्रोवाइड करती है हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इसलिए आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो पावर प्लांट के अंदर कोल यूज़ होता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसका इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कई बार जेईई एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा स्टीम कोल। और इस स्टीम कोल को एक नाम से और जाना जाता है, वो है थर्मल कोल, थर्मल कोल। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि रिलेटिव परमिटिविटी को मेज़र करने के लिए हम कौन से ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस मेज़र करने के अंदर। हेज ब्रिज का यहाँ पर यूज़ होता है इंडक्टेंस के लिए। और डिसॉटे को हम यूज़ करते हैं कैपेसिटेंस के लिए। और यहाँ पर शेयरिंग भी कैपेसिटेंस के लिए ही यूज़ होता है, और शेयरिंग के थ्रू हम रिलेटिव परमिटिविटी को भी यहाँ पर मेज़र करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा शेयरिंग ब्रिज। इसी के साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पर कि हेज ब्रिज हमेशा सूटेबल होता है हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए, हाई क्यू फैक्टर के लिए। और इस हाई की वैल्यू कितनी होती है, क्यू ग्रेटर देन 10 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो टर्बाइंस यूज़ करते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के अंदर, उनमें से हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए कौन सी टर्बाइन यूज़ की जाती है। तो हम 3 टाइप की टर्बाइन के बारे में स्टडी करते हैं। पहली होती है पेल्टन, दूसरी होती है फ्रांसिस, और तीसरी होती है कैपलान। तो यहाँ पर अगर मैं हेड के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करूँ, यानी कि हेड सबसे ऊंचा हेड किसका होता है, तो वो होता है पेल्टन का। उसके बाद आता है फ्रांसिस, और उसके बाद आएगा कैपलान। जबकि डिस्चार्ज के केस में अगर मैं बात करूँ, तो डिस्चार्ज के केस में पहले पे आएगा कैपलान, दूसरे पे आएगा फ्रांसिस, तीसरे पे आएगा पेल्टन। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। तो हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए यहाँ पर यूज़ होगा पेल्टन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पेल्टन, यानी सी। आई होप ये सभी को याद रहेगा। और यहाँ पर जो हाई हेड की मैं बात कर रहा हूँ वो हाई हेड होता कितना है, वो होता है 200
50 से लेके 1000 मीटर, ये इसकी रेंज होती है। तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखनी है। कोई वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे अप्रिसिएशन मिलती है हमें आगे नई वीडियोस बनाने के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि HVDC ट्रांसमिशन के अंदर जब हम उसे अंडरग्राउंड केबल की तरह यूज़ करते हैं तो उनकी लेंथ हम मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 50 किलोमीटर्स। और जब भी हम ओवरहेड के केस में यूज़ करेंगे इसे, तो मैक्सिमम लिमिट जो हम यूज़ कर सकते हैं वो होगा 600 किलोमीटर। इसके बाद इसके अंदर जो स्टेबिलिटी होती है वो बिगड़ने लग जाती है, इसलिए हम इसे 600 किलोमीटर के बाद यूज़ नहीं। पावर ट्रांसमिशंस के अंदर HVDC लाइंस का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये लेस एक्सपेंसिव होती है और इसके अंदर लॉसेस भी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द AC ट्रांसमिशन। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग HVDC ट्रांसमिशंस। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन। इसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि पीक लोड स्टेशन के केस में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो आपको इसका आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही आगे भी नॉलेज को गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें ऐसे इंक्रीज़ करने के लिए, आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।